मेहमानान खुसूसी असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खुदा यौम तालीम की इस ख़ास तकरीब में आप तमाम हज़रात का दिल की गहराइयों से वालेहाना इस्तकबाल करती हूँ। तालीम इंसान की ज़िंदगी का वो रास्ता है जो उसे अपनी मंजिल तक पहुँचाता है। ये न सिर्फ किताबों में सीखने का अमल है, बल्कि ये हमारी सोच को वुसअत देने, तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने और हर शौबे में कामयाबी हासिल करने की ज़मानत देती है। इस सिलसिले में अमली इक़दाम करते हुए सन 2023 से जामिया स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम उड़ान प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इस प्रोग्राम के रूह रवां स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान साहब थे, जिसमें डॉक्टर अताउर रहमान सर ने अपना कीमती ताउन पेश किया। जामिया की दैलीना रिवायत के मुताबिक इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरानी आयात से करने के लिए मैं शादाब को दावत देती हूँ कि वो आएँ और बज़्म का आगाज़ करें। घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामईन, ये बात वाकई खुशकुन है कि आज कौमी यौम तालीम के मौके पर हमारे दरमियान कुछ अजीम शख्सियात मौजूद हैं। मैं इनका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम सामईन, आज के मेहमानान खुसूसी जनाब इंजीनियर गुफरान अहमद साहिब, आप पैसिफिक हाईटेक अरेबियन कॉरपोरेशन लिमिटेड के CEO हैं। आप जामिया स्कूल के साबिक़ तालिब इल्म हैं। आप स्टील की तैयारी, तिजारत और तामीर के मैदान में अपने हैरत अंगेज़ खिदमात के लिए जाने जाते हैं। अब मैं मोहतरम प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो मोहतरम इंजीनियर गुफरान अहमद साहिब का मोमेंटो और फूलों से इस्तकबाल करें। प्रिंसिपल साहिब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और मेहमानान का इस्तकबाल करें। प्लीज़ सर। आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानान मोहतरम जनाब गुफरान अहमद साहब, मोहतरम जनाब मुर्शिद कमाल साहब, मिसेस ताज़ीम एजाज साहिबा और मिस्टर अबू शामा आज़मी साहब, मेरे सभी साथी और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारी यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब बतौर चीफ गेस्ट उनको इनवाइट किया गया था, लेकिन कल रात में अचानक ही एक डेलीगेशन की खबर मिली आने की। मदीने से जो डेलीगेशन आया हुआ है, इमाम साहब हैं, उनकी क़यादत में इंडिया, तो उसका आज जामिया में विज़िट है और उसकी वजह से सभी प्रोग्राम्स VC साहब के आज कैंसिल कर दिए गए और 11:15 बजे शायद वो टीम आई हो। तो बहरहाल हमारा प्रोग्राम होना है और हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो एक लाइन में आप देख रहे हो लिखा हुआ है, अ यूनिक प्रोग्राम फॉर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। और ये प्रोग्राम हमने इस बार एजुकेशन डे पे रखा। एजुकेशन डे हम मौलाना आज़ाद की जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, बर्थ एनिवर्सरी को एजुकेशन डे के तौर पर हम मनाते हैं। मौलाना आज़ाद का एक कॉल था कि साहब पहले देखो, हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो पहले ख्वाब तो देखें। जब हम सोचेंगे
तब हम उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। और फिर हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनका एक बड़ा मशहूर कॉल है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का, कि ख्वाब वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी जब हमारे अंदर एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, हम एक टारगेट बनाते हैं कि मैंने क्या अचीव करना है लाइफ में, मैंने क्या करना है, और फिर हमारे अंदर एक पैशन पैदा होता है, एक जुनून होता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, और हम दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं कि मैं कैसे अपने टारगेट तक पहुंचूंगा। तो वो एक ख्वाब जो हमें सोने नहीं देता। और ये जब ज़ील होती है, ये लगन होती है जिस स्टूडेंट के अंदर, वो 100% जो भी उसने लाइफ में अपना मकसद बनाया होता है वो उस टारगेट को अचीव करता है। तो ये लास्ट ईयर हमारे दिल में ख्याल आया कि हम अक्सर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन मैंने देखा है इतने साल नौकरी करने के बाद भी कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर होते हैं वो अपने सीनियर्स से होते हैं। जो एक बॉन्डिंग उनकी होती है, जो एक कनेक्टिविटी होती है, वो उस वक्त बहुत बढ़ जाती है जब हमारे यहाँ पर आकर कोई स्कूल के पास आउट, स्कूल के कोई एलुमनाई जो आज एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, जिन्होंने अचीव किया है, वो आकर बताते हैं कि देखो मैं भी 2011 में इसी तरह से तुम्हारे बीच में जैसे आज तुम बैठे हो इसी तरह से बैठता था। तो वो एक कनेक्टिविटी होती है। तो लास्ट ईयर हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमने एक एलुमनाई एसोसिएशन या जो भी हम कहें काउंसिल बनाई। हमारे PGT केमिस्ट्री डॉक्टर दाऊद अहमद साहब इसके कोऑर्डिनेटर बने। तो हमने लास्ट ईयर फर्स्ट प्रोग्राम किया और जिसको हमने बुलाया मिस ईशा, जो जर्मनी में स्पेस का जो प्रोग्राम है साइंस रिसर्च सेंटर का, वहाँ पर वो साइंटिस्ट है और क्योंकि स्पेस से उसका ताल्लुक था तो हमने इसको प्रोग्राम दिया उड़ान। और हमने सोचा कि ये प्रोग्राम हम हर साल करेंगे और हम अपने जो पास आउट अचीवर्स हैं उनको हर साल बुलाएंगे। वो हमारे +2 के खास तौर से, क्योंकि वो बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, उनके बहुत ज़रूरी है उनके अंदर ये जोश, ये जज्बा पैदा करना कि उन्हें एग्ज़ाम में न सिर्फ एक्सेल करें बल्कि एग्ज़ाम के साथ जो भी आने वाले कॉम्पिटिशन हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए उनके अंदर एक जज्बा, एक लगन, एक हिम्मत पैदा हो, एक कॉन्फिडेंस आए। तो ईशा आई थी लास्ट ईयर, उनसे आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी या आपको पता लगा होगा कितना स्ट्रगल उस बच्चे ने किया था अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। जापान भी गई, जापान में उनके पास में कोई किसी तरह का पैसा नहीं था फीस देने के लिए। उन्होंने सफाई का काम भी किया कहीं पर। तो बड़ा स्ट्रगल था उनकी लाइफ में और उनको अब जर्मन गवर्नमेंट ने उनको लास्ट ईयर अवार्ड भी दिया। ये बात हो रही थी पहले भी, लेकिन ये एक्चुअली 14 को आने वाले थे, 14 को हिंदुस्तान आने वाले थे। रियाद में उनकी कंपनी है और ये भी हमारे जामिया के एलुमनाई हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ, जो अभी तक नहीं हुआ है, आप सरकारी सुल्तान साहब की बात हुई उस दिन, तो ये कहने लगे कि मैंने मंडे में वहाँ पहुँचना है, आपसे मुलाकात करूँगा। इन्होंने मंडे जो था वो 17 वाला बोला था और क्योंकि मंडे यहाँ प्रोग्राम था हमारा 11 को, मैंने अचानक कहा कि मंडे में तो हमारा प्रोग्राम भी है। इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि इनके माइंड में 17 वाला मंडे था। अब वो बात कल ही परसों ही पता लगा कि नहीं, ये तो 17 को आने वाले थे, इनका टिकट भी उसी दिन का था।
लेकिन क्योंकि हमने इनसे कहा था कि हमारे बच्चों का इस तरह का प्रोग्राम है, तो इन्होंने वो टिकट कैंसिल कराकर इमरजेंसी में आज आने से ये आप बच्चों के लिए इनका जज्बा है। और बाकी ये अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ हमारे स्कॉलरशिप, हमारे जो नीडी बच्चे हैं उसको भी इन्होंने मुझसे अभी डिटेल्स मंगाई थी। 50 बच्चों को ये स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, उसका भी ये अनाउंसमेंट करेंगे अभी। उसके उनके मैं यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे बहुत एक वेल नोन नाम है जामिया के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जनाब मुर्शिद कमाल साहब का, ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जामिया स्टूडेंट यूनियन के 94-95 में। शायद 94 में मैं निकल चुका था जामिया से। बड़े अच्छे राइटर हैं और इनके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बराबर आते रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, कोई भी मौजू हो, बड़ा अच्छा लगता है पढ़ना। पेप्सी कोला से जुड़े हुए हैं, उसके सीईओ हैं। और इससे पहले ये जो रियाद चैप्टर है जामिया एलुमनाई का, रियाद में जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट थे। और आज उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे बीच में हैं, गुफरान साहब, जो इस टाइम रियाद एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे दोनों आज के मौजूद मेहमान और आपके सामने बैठे हुए हैं जो आपसे इंटरेक्शन भी करेंगे, मिस्टर अबू शहमा आजमी और मिसेस ताज़ीम एजाज, इनको हम भी सुनेंगे। ये हमारे लिए एजाज की बात है कि आज वो हमारे बीच यहाँ हैं, उन्होंने टाइम निकाला और शायद कल ही उनकी भी फ्लाइट है, कहीं बाहर जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को क्योंकि वाइस चांसलर के जब पता लगा कि वो नहीं आ पाएंगे तो मैं चाह रहा था कि इसको हम कम से कम एक दिन आगे बढ़ा दें, 12 को कर दें, लेकिन उन्होंने आज ही जाना है वापस, तो प्रोग्राम हमने पोस्टपोन नहीं किया। बहरहाल हम अपने सारे मेहमान का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं इस शेर के साथ कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तो ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है, ज़मीं पे चांद कहाँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं तौकीर आलम को दावत देती हूँ कि वो आए और याम तालीम पर अपनी तकरीर पेश करें। क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चले। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत गम है हम नफ्सों व ख्वाब हैं हम। कहकशा बनकर उभरे हैं शम्सो कमर कहलाए हैं, कहकशा बनकर उभरे हैं शम्सो कमर कहलाए हैं, वह जिस राह से गुजरे हैं नक्शे कदम छोड़ आए हैं, वह जिस राह से गुजरे हैं नक्शे कदम छोड़ आए हैं। सदर आली वक़ार मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मेहमानान खुसूसी, अज़ाज़ाए किराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद तौकीर आलम अपने तमाम साथियों की जानिब से इस पुरमसरत महफिल में आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस फरहत व इंबसात है। आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इल्म, हिकमत और आज़ादी के जज्बे से बरे सगीर के इंसानों के दिलों को मुनव्वर किया। जब गुलामी की जंजीरें कौम को बेदस्तो पा कर चुकी थी, हालात से नबर्द आज़मा होने के बजाय लोग गफलत की नींद सो रहे थे, उस वक्त कौम को बेदार करने वाली एक आवाज़ उठी। यह आवाज़ उस मर्द मुजाहिद की थी जिसे हम और आप और तमाम दुनिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जानती है। इसी को किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रात का तारीख सन्नाटा मिटाने के लिए, रात का तारीख सन्नाटा मिटाने के लिए एक हिलाल इल्म चमका हिंद के अफलाक पर। जी हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका तारीखी नाम फिरोज बख्त, असली नाम मुहीउद्दीन अहमद, लक़ब अबुल कलाम और आज़ाद तखल्लुस था। उनकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 को मक्का मुअज़्ज़मा में हुई थी।
उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए 12 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने दारुल इरशाद नामी एक तालीमी इदारा कायम किया, जहाँ वो अपने उम्र से दुगनी उम्र के तलबा को दर्स दिया करते थे। मौलाना आज़ाद लोगों के अंदर आज़ादी का जोश पैदा करने के लिए अल हिलाल नामी एक अखबार शाये किया, जिनकी आवाज़ पूरी हिंदुस्तान में गूंज उठी। यह आवाज़ अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। चुनांचे 1915 में अल हिलाल नामी अखबार जब्त कर लिया गया, लेकिन मौलाना आज़ाद ने हार नहीं मानी और फिर दूसरा अखबार अल बलाग नाम से जारी कर दिया, क्योंकि उकाबी रूह जब बेदार होती हैं जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती हैं जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। अमीर खुसरो से लेकर दाग व गालिब तक, फ़िराक़ व फैज़ से लेकर मौजूदा दौर तक, काफ़िए और रदीफ़ की झनकार पर गज़ल गुनगुनाई जाती है। गज़ल जज्बात की दिल आवेज़ मौसीक़ी है, एहसासात की हसीन मुसव्वरी है, तख़य्युल का एक रक़्स दिलफ़रेब है जिसका असर दिलो दिमाग पर होता है। ये जज्बात के साथ साथ शऊर और इदराक से भी गहरा रब्त रखती है। ऐसी एक खूबसूरत गज़ल पेश करने के लिए मैं सामिया को दावत देती हूँ कि वो आए और गज़ल पेश करें। धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, धीमे सुरों में कोई मधुर गीत छेड़िए, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरिए। दिल ही तो है ना संगो ख़ेश, दर्द से भरना ये क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें
बहुत खूब सामिया। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। अब मैं जनाब गुफरान अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने ख़यालात का इज़हार। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब और यहाँ मौजूद उस्तादान, प्यारे बच्चों और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अबू शर्मा साहब और मिसेस ताज़ीम साहिबा, मुर्शिद कमाल साहब, आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं जामिया मिलिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन डे के मौके पर। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हम लोगों का, हमें ये मालूम था कि ये प्रोग्राम 18 को जो मंडे है उसमें है, लेकिन वो कुछ इस तरह से बात हुई कि कंफर्म नहीं था, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे पहुंचना चाहिए और इस दावत पे मुझे आना चाहिए। तो मैंने फिर अपना प्रोग्राम चेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़रूरी आप लोगों के कैरियर में ये है कि आप लोग अपने एजुकेशन को किस तरह से, आप लोगों को इरादा बनाना है कि किस तरह से हम पढ़ाई को, जो हमें टारगेट फ्यूचर में है कि हमें IAS बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो उस चीज़ को लेकर के आप लोग अभी से मुहैया हो जाएं। ये जो 6 से लेके 10 तक की एजुकेशन है, ये समझ लें बैकबोन ऑफ द कैरियर है आपका। इसमें अगर आपने अपने को बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर ली तो पूरी ज़िंदगी आपकी बिल्कुल आसान और खुशगवार और बहुत ही अच्छे उसमें गुजरेगी। लेकिन ये वक्त अगर आपने ख़राब किया, 6 से लेके 10 तक का वक्त ज़ाया किया इधर उधर सोशल मीडिया में अगर या और दीगर चीज़ों में, तो दोबारा से ये वक्त नहीं आएगा आपके कैरियर में। तो आपको अपना करियर अगर बनाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो ये जो आपका ये गोल्डन टाइम है, इस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो आपका अचीवमेंट का गोल है उसको अचीव करने के लिए आप वक्त दें, पढ़ाई करें, फिर आपके लिए सारी चीज़ें आपके पैर के नीचे होंगी, जो चाहेंगे वो सब कर सकते हैं आप। मैं भी यहाँ जामिया मिलिया का एक स्टूडेंट रहा हूँ। इंजीनियरिंग फैकल्टी से हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हमने IIT दिल्ली से MTech किया और उसके बाद मैंने भी पहले यहाँ पे जॉब किया कुछ दिन, उसके बाद सऊदी अरब गया, वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए प्लांट मैनेजर के हैसियत से कुछ सालों तक काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 सालों से हमने वहाँ पे एक अपनी कंपनी फॉर्म की है एज ए फॉरेन इन्वेस्टर। और वहाँ पे इस वक्त हमारी कंपनी में करीब 52-55 आदमी काम कर रहे हैं, सऊदी भी काम कर रहे हैं और हमारा ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वहाँ पे हम लोगों की एक एलुमनाई एसोसिएशन है जामिया मिलिया की, इसमें तकरीबन 400 प्लस में मेंबरान हैं। वो हर लेवल के हैं कि छोटे से छोटे टेक्नीशियन लेवल भी है, वेल्डर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। और हम लोग भी वहाँ पर इसी तरह से एक प्रोग्राम, कई प्रोग्राम करते हैं। फाउंडेशन डे का हम लोगों का अभी एक प्रोग्राम आने वाला है 17 जनवरी को, उसमें प्रिंसिपल साहब, ये वाइस चांसलर साहब और प्रिंसिपल साहब भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। हम लोगों ने इनविटेशन भेजा है, हमको दिया है और उम्मीद है हमारा इनविटेशन वो कबूल करेंगे और आएंगे। तो वहाँ पर हम लोगों का जो ये एसोसिएशन है, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे जामिया बिरादरी से हमारे जो छोटे भाई हैं, जो अभी एजुकेशन में हैं, जो कुछ लोग मजबूर फाइनेंशियली हैं, तो उनको हम लोग किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, या यहाँ से जाने के बाद वो जो सऊदी अरब में पहुँचते हैं, उनको कभी दिक्कत आई जॉब की या किसी वजह से जॉब छूट गई, तो उनको किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर और उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एक पूरा काबीना होती है और वो लोग इस चीज़ का ख्याल हम लोग करते हैं कि कहाँ किस तरह से हम लोग
अपने जामिया बिरादरी को, अपने जामिया छोटे भाइयों को किस तरह से हम लोग है सपोर्ट कर सकें, चाहे वो फाइनेंशियली या मॉरली या उनको मेंटली, जिस तरह से भी कि उनको मोटिवेशन दें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। तो हमारी सबसे ज़्यादा आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस वक्त आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने एजुकेशन पर अपना डेडिकेशन सिर्फ पढ़ाई पे रखें। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गया है और इतनी चीज़ें उसमें हैं कि उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो वो टाइम आप लोग कतई ना वेस्ट करें, अपने कैरियर को बनाने की कोशिश करें कि किस तरह से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, उस पर गौर करें। और कुछ हम लोगों ने डिसाइड किया है हमारी काबीना ने रियाद से कि जो बच्चे यहाँ अभी ज़ेर तालीम हैं, वो फाइनेंशियली अगर वीक हैं तो उनके सपोर्ट के लिए 50 बच्चों का हम लोगों ने स्कॉलरशिप रखा है, 10-10 हज़ार यानी 5 लाख रुपए। तो इंशाअल्लाह ताला वो अभी प्रिंसिपल साहब और वीसी साहब रियाद आएंगे तो उन लोगों के हवाले किया जाएगा। जो ऐसे प्रिंसिपल साहब ने एक लिस्ट दी थी उन बच्चों के लिए इंशाअल्लाह ताला वो फराहम किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को पर्सनली अगर प्रिंसिपल साहब की तरफ से कोई मैसेज आता, कोई बच्चा सच में बहुत ज़्यादा वो है, उसके लिए भी हम लोग आगे भी फ्यूचर में तैयार रहेंगे। तो हम लोगों का मेन मकसद है कि हम लोग वहाँ रहते हुए जामिया स्कूल के लिए, यहाँ बच्चों के लिए किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश में रहते हैं। अगर कभी भी ज़रूरत ऐसी आती है आप लोग ये मैसेज ज़रूर प्रिंसिपल साहब तक पहुँचाएँ। लेकिन रियली वो नीडी बच्चे होने चाहिए जो मजबूर हों, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो। वो मैसेज आएगा तो इंशाल्लाह ताला उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि आप लोगों में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। आपस में मिलजुल करके एक दूसरे की, छोटे बड़े की इज्जत करके तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तभी आप लोगों को कामयाबी मिलती है। ज़रूर इस चीज़ का पास रखें और मिलजुल करके रहें, पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें और अपना ये मोटो रखें कि हम किस तरह से अपने एजुकेशन को, अपने परसेंटेज को, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें कितना डेडिकेशन, कितनी मेहनत, कितनी पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर सिर्फ रखें। और ये जो 6 से लेकर 10 तक का टाइम है और क्रूशियल टाइम होता है, इसको आप लोग यूटिलाइज करें। अस्सलाम वालेकुम। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आए तो सारी बहारों पे छा गए। अब मैं जनाब मुर्शिद कमाल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज़ सर। खान साहब, जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मेहमानान, हमारे सदर जामिया अलुमनाई एसोसिएशन के गुफरान अहमद साहब, ताज़ीम साहिबा, अबू शामा आज़मी साहब, हमारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास करके प्रिंसिपल साहब का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप लोगों के दरमियान अपने बात रखने का मौका दिया। मैं इस इदारे का सिर्फ तालिब इल्म ही नहीं हूँ, बल्कि मैंने इस इदारे से जो चीज़ें हासिल की हैं उसका तसव्वुर किसी दूसरे इदारे में तालीम हासिल पाकर नहीं किया जा सकता था। इस बात का मुझे यकीन है कि आप तमाम लोगों को इस बात का एहसास होगा कि आप जिस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं कोई एक आम इदारा नहीं है। मुल्क में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन जामिया की एक मुमताज़ इनफरादी हैसियत है। और वो इनफरादी हैसियत क्यों है? क्योंकि जामिया सिर्फ तालीम बराए तालीम कायम नहीं की गई थी। जामिया का एक फ़लसफ़ा था, जामिया का एक मैसेज था, जामिया का एक मिशन था। जामिया तलबा को तालीम के साथ साथ
इंसान बनाने के मिशन से भी आई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं यहाँ पर बच्चों को बात करते हुए देख रहा था, ख़ास करके एक मुकर्रिर तौक़ीर और एक बच्ची जिसने गज़ल पेश किया। मुझे खुशी हुई कि उर्दू ज़बान से जितना ताल्लुक़ जामिया का था उस ताल्लुक़ को बरकरार रखा गया है। इतनी अच्छी अदायगी, इतनी अच्छी तकरीर, इतना अच्छा तलफ़्फ़ुज़ आज के दौर में भी अगर कायम है तो फिर उर्दू का मुस्तक़बिल ज़िंदा है। आज जिस मौजू पे ये प्रोग्राम हो रहा है उस मौजू के लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुख्तसरन चंद बातें आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। अपने तजुर्बात की रोशनी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हमने तकरीबन 6-7 साल गुजारे और बहुत खुशगवार यादें हैं यहाँ की ज़मीन से, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के दरो दीवार से। ये इमारत तो नई है, पुरानी इमारतों में हम लोगों ने अपना वक्त गुजारा है और बहुत कुछ यहाँ से हासिल किया है। और यही चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस इदारे में पढ़ रहे हैं सिर्फ ये तालीम हासिल करने की जगह नहीं है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी जीने का फ़न सिखाता है। यहाँ से वो सब हासिल करें जो किसी इंसान को इंसान बनने में और इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार करता है। इंसान सिर्फ एजुकेशन से बड़ा नहीं हो जाता। जब तक आपने अपनी ज़िंदगी का कोई मेयार नहीं मुकर्रर किया हो, आपने कुछ अचीव करने के लिए अपना गोल नहीं बनाया हो, फिर आपकी ज़िंदगी वेस्ट है, नाकाम है। हम लोग बहुत छोटे से बैकग्राउंड से, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। मेरा ताल्लुक़ बिहार से है, दरभंगा से। और मैं जब जामिया आया था उस ज़माने में आज जो आप लोगों को सहूलियात है शायद हम लोगों को मैसर नहीं थी। जामिया इतना बड़ा भी नहीं था, जामिया की रैंकिंग टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं थी उस वक्त। बहुत सारे मसाइल भी थे, लेकिन ये एहसास हमेशा रहता था कि हम एक ऐसे इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं जिसकी अपनी तारीख़ है, जिसकी अपनी रिवायात है और जो एक ख़ास मकसद और मिशन के साथ कायम किया गया है। उस मिशन मैं बल्कि आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप तमाम लोग जामिया की तारीख़ को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब आप यहाँ से पढ़ के आगे निकलेंगे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे, तो आपको उसमें बड़ी रहनुमाई मिलेगी। हमने यहाँ से ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स यूनियन में था, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट था। उसी ज़माने में मुझे ये मौका मिला कि लंदन में वर्ल्ड यूथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूनाइटेड नेशंस की। उसमें मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ पे जाके यूथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस को खिताब करूँ। फिर उसी से एक ज़रिया बना कि मैं लंदन में मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिला। फिर मैंने वहाँ से MBA किया और ये सब उन हालात में किया जब मेरे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे वसाइल नहीं थे जो इन सब का ख्वाब भी देखा जा सकता था। लेकिन हालात ऐसे बनते चले गए। एक अज़्म था, एक हिम्मत थी, हौसला था। अल्लाह ताला ने उसमें आसानियाँ पैदा फरमाई। फिर मैं कुछ दिनों दुबई में रहा, सऊदी अरब में एक तवील अरसा गुजारा। वहाँ पे जो जामिया के पुराने तलबा हैं उनको मुत्तहिद करने की कोशिश करी, उनको बताया कि जामिया का मिशन क्या है, जामिया का विज़न क्या है और हम किस तरह से जामिया को वापस कुछ दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का अब एक बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में मौजूद है। इस वक्त दुबई में, बहरीन में, रियाद में, जिद्दा में, हर जगह जामिया के अलुमनाई हैं, मुनज़्ज़म हैं। हम उनको मज़ीद मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल हमारे सदर ग़ुफ़रान भाई हैं जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया आपको कि स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम किया था अपने वक्त में। बहुत सारी चीज़ें थी। जब नसीब साहब यहाँ पे प्रिंसिपल हुआ करते थे तो उनका एक ताल्लुक़ रहता था जामिया के अलुमनाई से, चूँकि वहाँ सऊदी अरब में थे। अब मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अरशद खान साहब इस ताल्लुक़ को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और बरकरार रखेंगे। उसके बाद तकरीबन 20 साल गुजारने के बाद सऊदी अरब में मुझे ये ख्याल आया, क्योंकि मैं जॉब भी अच्छी पोजीशन में कर रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि आपने ज़िंदगी में वो सब अचीव नहीं किया जो आप मज़ीद कर सकते हैं।
जामिया ने आपको बहुत कुछ दिया, आपने जामिया को क्या दिया। ये तमाम चीज़ हम तमाम लोगों को अपने जहन में रखना है कि आप जब भी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसे मौके मिले, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो आप ज़रूर इस इदारे का ख्याल रखें। तो मैंने फिर वहाँ से सऊदी अरब से वापसी का इरादा किया। अब मैं वापस हिंदुस्तान आ गया हूँ। मेरा प्रोग्राम एजुकेशन के फील्ड में काम करने का है। मैं उस सिलसिले में लगा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्द मैं उसको आखिरी शक्ल देने में कामयाब हो जाऊँगा। आप लोगों से चंद गुजारिशात हैं कि देखें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हम आमतौर से सोच लेते हैं पहले से कि ये बहुत मुश्किल है, ये अचीवेबल नहीं है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं मैनेजमेंट का तालिब इल्म हूँ और हमारे यहाँ जो पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें ये सिखाया गया है कि नहीं किसी चीज़ को ना तो कहना है और ना अपने जहन में आने देना है कि ये चीज़ अचीवेबल नहीं है। हर चीज़ अचीवेबल होती है, उसके तरीके अलग अलग होते हैं, सोचने का अंदाज़ अलग होता है। एक आदमी अगर सही शिफ्ट में चला जाता है तो वो अचीव कर लेता है, एक आदमी गलत शिफ्ट में चला जाता है तो वो अचीव नहीं कर पाता है। डायरेक्शंस की भी ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका खुद पे एतमाद, जो आपकी खुद एतमादी है, वही आपको मंजिल पे ले जाती है। तो आपका अपने आप पे एतमाद होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें आप अपनी मंजिल को, अपने मकाम को ज़रूर पा लेंगे। उर्दू ज़बान की बात जहाँ तक आ रही थी, मुझे लग रहा था कि तलबा यहाँ पे तकलीफ कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ भी रहे थे उसको। उर्दू ज़बान के साथ साथ एक बड़ा मसला जो हमारा रहा है वो ये रहा है कि हमारी दूसरी जो ज़बान है अंग्रेज़ी, जिसकी आगे की दुनिया में आपको सख्त ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बगैर आप किसी अच्छी ज़िंदगी का या कॉर्पोरेट लाइफ में या आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपकी ज़बान नहीं है, आपको अगर 2 ज़बान आती है तो आप दुनिया के किसी फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपको उर्दू के साथ साथ आपकी अंग्रेज़ी ज़बान भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में दाखिल होंगे तो उसके बगैर किसी एक अच्छी ज़िंदगी का तस्वुर आज की दुनिया में मुमकिन नहीं। तो इसलिए आप लोग अंग्रेज़ी की में महारत हासिल करें। उर्दू ज़बान तो ज़रूरी है, वो आपकी मादरी ज़बान है और जामिया में उर्दू ज़बान की तालीम दी जा रही है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो उसमें आपको एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, अगर आपकी ज़बान नहीं है तो पहले मरहले में आप इंटरव्यू में फेस नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी फील्ड में जितनी भी महारत रखते हो, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे, आपका मामला वहीं रुक जाता है। तो इसलिए चाहे जहाँ से भी हो, जामिया से हो, जामिया के बाहर हो, कोचिंग हो, सेल्फ स्टडीज़ हो, आजकल तो किसी की ज़रूरत नहीं है। तालीम हम लोगों के ज़माने में हमें रिसर्च करनी पड़ती थी, हमें चीज़ों को ढूंढना पड़ता था, ढूंढ के तालीम हासिल करना पड़ता था। अब तो तालीम आपके सर पे आ रही है, आपकी यूट्यूब पे मौजूद है, आपकी सोशल मीडिया पे चीज़ें अवेलेबल हैं, आप तो नई नई ज़बानें सीख सकते हैं खुद से सेल्फ स्टडी करके। तो यही चंद बातें थी। आखिर में मैं प्रिंसिपल साहब का और आप तमाम लोगों का और साथ कराम का, हमारे कुछ दोस्त भी यहाँ हैं जो हमारे जामिया के साथी थे, आपका भी बहुत शुक्रिया कि हम लोग बचपन जामिया में हमारी दोस्ती थी और अताउर रहमान साहब भी हमारे वक्त के थे। तो यही सारी चंद चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खामोशी से सुना। थैंक यू। आप आए हैं सो अब घर में उजाला है बहुत, आप आए हैं सो अब घर में उजाला है बहुत, कहीं जलती रहे या शम्मा बुझा दी जाए। अब मैं मिसेस ताज़ी मिर्ज़ा साहिबा को दावत देती हूँ कि वो आके अपने ख्यालात का इजहार करें। यहाँ ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, यहाँ मौजूद मेहमान खुसूसी, रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चे, आज का ये मौका मेरे लिए बहुत ही प्राइड और ऑनर का है, क्योंकि आज से 25 साल पहले यहाँ से मैंने 12th पास आउट किया था। यहीं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैं स्टूडेंट रही हूँ और उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ज़िंदगी मुझे एक ऐसा मौका देगी
कि जिस स्कूल से मैंने पास आउट किया है, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, वहाँ पे दोबारा जाके और एक अपने ही तरह के स्टूडेंट्स को एड्रेस करना होगा, उनसे मुखातिब करना होगा, उनसे कुछ बातें करनी होगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही एहतराम का मौका है, बहुत ही ऑनर का मोमेंट है कि मुझे ये मौका दिया गया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं प्रिंसिपल सर का करना चाहूँगी, अताउर रहमान भाई का करना चाहूँगी, जिन्होंने ये भरोसा हम में जताया। तो सबसे पहले कुछ भी कहने के से पहले, जैसे कि आज एजुकेशन डे है और हम सब एजुकेशन पे ही बात कर रहे हैं। आज 11 नवंबर को एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको एजुकेशन की एक अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल की टू एम्पावरमेंट, प्रोग्रेस एंड ब्राइटर फ्यूचर फॉर इंडिविजुअल्स एंड द नेशन। एजुकेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपने आप को पहचानते हैं, हम अपने अंदर छुपे हुए इंसान को पहचान सकते हैं। और जब हम खुद को पहचान लेते हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी सोसाइटी से हमारा इंटरेक्शन होता है, हमारी फैमिली से इंटरेक्शन होता है, और फिर हम धीरे धीरे एक अच्छे इंसान बनते हैं और सोसाइटी में एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एजुकेशन के फील्ड में जामिया ने शुरू से अपना बहुत अहम किरदार निभाया है। जामिया ही एक ऐसा इदारा है जिसने हम जैसे एक बहुत आम घर के लोगों को, एक आम घर के बच्चों को ख्वाब देखने का हौसला दिया है। जामिया आना और जामिया में आके पढ़ाई करना सिर्फ ये किसी एक क्लास या किसी एक तबके की सोच का शौक़ नहीं हो सकता। ये हर इंसान, हर तबके का शौक़ शुरू से रहा है, सदियों, सब मैं कह सकती हूँ सदियों से रहा है। एक सदी गुजर चुकी है जामिया को तामीर किए गए हुए, तो तब से ही लोगों का एक शौक़ है कि हाँ, हम जामिया जा रहे हैं और जामिया से अपने आप को किसी भी तरह एसोसिएट करते हैं, तो एक हमारे लिए वो प्राउड का मोमेंट हो जाता है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। और अब हम पास आउट किए हुए, हमें 20 साल, 25 साल, जितने भी साल गुजर गए और हम ज़िंदगी के मोड़ पे जहाँ भी पहुँचे हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसा ही महसूस होता है कि हम आज भी उसी तरह जामिया से कनेक्टेड हैं। हमारे अपीयरेंस में, हमारे रवैये में, हमारे बिहेवियर में ऐसे चेंजेस जो जामिया में रहते हुए हमने सीखे हैं, वो आज भी तहजीब हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और हम जिससे भी मिलते हैं जहाँ भी, तो अगर पता लग जाता है कि हाँ, ये जामिया से कहीं कनेक्शन है, तो वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये जामिया ने ही हौसला दिया है मिडिल क्लास फैमिली को, मिडिल क्लास लोगों को या लोअर किसी भी क्लास के लोगों को। जामिया ने ही उनको हौसला दिया है कि वो एक ख्वाब देख सके और उस ख्वाब की कैसे ताबीर कर सके, उसका भी हौसला जामिया हमें देता है। तो इस मौके पे मैं जामिया के ही बारे में 2-3 लाइनें, जो मैंने सुबह सोचा कि बच्चों को एड्रेस करना है, तो कुछ मोटिवेशनल भी होना चाहिए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए जिससे वो कनेक्टेड रहे। तो जामिया की ही ताकत है जिससे बहुत सारी फैमिलीज़ की फ्यूचर चेंज हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो सिर्फ वाहिद, जिसने अपनी फैमिली में सिर्फ वो अकेला ऐसा बच्चा था जो उस टाइम उसने एजुकेशन ली, दूर दूर तक एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ के कामयाब हुआ तो उसने किस तरह से अपनी नस्लों को चेंज किया, किस तरह से जामिया का नाम, अपने घर का नाम और अपने फैमिली का नाम रोशन किया। तो ये जामिया की ही ताकत है जो हमें देता है। तो इसके लिए मैं जामिया के लिए कुछ अल्फाज बोलूँगी। ख्वाब दिए, हिम्मत दी, ख्वाब दिए, हिम्मत दी, जुनून दिया, हौसला दिया और हौसलों को परवाज़ भी दिया। ख्वाब दिए, हिम्मत दिए, जुनून दिया, हौसला दिया और हौसलों को परवाज़ भी दिया। जामिया तेरी तहजीब ने हमें एक नया अंदाज दिया। देखकर तेरे दरे-बाम को, देखकर तेरे दरो-बाम को आज भी यही लगता है, तेरी खुशबू से महका हुआ मेरे जीवन का हर एक गोशा है। जिसका भी यहाँ से गुजर हुआ उसका दिल यहीं बसता है। जहाँ भी गए हम जहाँ में, जहाँ भी गए हम जहाँ में, तेरे नाम के साथ जुड़ा अपना नाम मिलता है। तू ही दयारे शौक़ मेरा, तू ही दयारे शौक़ मेरा, तू ही शहरे आरज़ू है। बनकर लहू जामिया, तू मेरी रग रग में बसता है। जामिया तू मेरी रग रग में बसता है। तो
जामिया एक ऐसा इदारा है जिसके बारे में जितनी बात की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जामिया के लिए, तो आपके लिए भी ये प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि जामिया से आप एसोसिएटेड हो। अपनी लाइफ में अपने गोल को सेट करो और अपने गोल को सेट करने के बाद उसके बारे में सोचो। आपका विजन सिर्फ जैसे एक स्टोरी सुनी होगी कि निशाने, जब हम कहीं निशाना लगाते हैं तो हमारा निशाने पे सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ उसी को हमें देखना होता है। इसी तरह से स्टूडेंट लाइफ भी ऐसी ही ज़िंदगी है जिसमें हमारा एक विजन, एक पॉइंट बिल्कुल दूर, कहीं वो धुंधला होगा भी, क्लियर नहीं होगा, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए। और हमारे जितने भी एफर्ट्स हम करेंगे, जो भी काम हम करेंगे, वो उसी गोल, उसी पॉइंट को निगाह में रखते हुए करेंगे। अगर हम उस तक निगाह में रख रहे हैं, उसी पॉइंट के लिए सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ज़िंदगी में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें रोक सके किसी मुकाम को हासिल करने के लिए। तो यही, इसी सोच के साथ बच्चों की लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। बहुत सी मुसीबतें और बहुत सी चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या किसको हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, किन चीज़ों को कौन सी हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनको लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस थे। हर इंसान की लाइफ के अपने स्ट्रगल होते हैं, और स्पेशली गर्ल्स के। मैं थोड़ा सा गर्ल्स के फेवर में ज़्यादा रहती हूँ, तो गर्ल्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अगर कोई लड़की एजुकेशन ले रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आ रही है, पहले तो बहुत दुश्वारियाँ थी, अब तो हर कोई गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए बात कर रहा है, जॉब्स भी बहुत हैं लड़कियों के लिए, आगे रिजर्वेशन भी है, तो हर कोई कर रहा है, तो लड़कियां एम्पावर हो रही हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल पे हम नहीं अपने आप को पहुंचा पा रहे। हमारी लाइफ का जो ये वाला फेज है ना, इस सीनियर सेकेंडरी, ये बेस है। हमें अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। यहीं पे रहते हुए हमें ये नहीं सोचना कि बस हम 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे किसी तरह से और फिर शादी हो जाएगी, फिर अपना घर वर संभालेंगे। तो उस सोच से बाहर निकल के हमें अपने आप को एम्पावर करना है। जब हम खुद को एम्पावर करेंगे तभी हम अपने जो सपोर्ट है, हमारी फैमिली है, हम उसको एम्पावर कर सकेंगे, उसको आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसलिए गर्ल्स को बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। बॉयज़ को भी है, ऐसा वो नेग्लेक्टेड नहीं फील करें। बॉयज़ ही घर, लड़के ही घर चलाते हैं, फैमिली बनाते हैं, या तो उनके पास बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन दोनों को बैलेंस करके लड़कों के अपने अपने गोल होते हैं। तो उसके लिए हमें फोकस होके, जो भी लाइफ में फोकस होगा वही कुछ भी कर सकते हैं। तो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानो, हमें करना क्या है, हमारा विज़न क्या है। अगर हमारा विज़न ये है कि ठीक है, हमें जिसमें हमें खुशी मिल रही है वही काम करेंगे, हमारा विज़न ये है कि ठीक है मुझे 12th करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ऐसा कुछ करना है, तो वही विज़न होना चाहिए, उसी के ऊपर हमें फोकस करके और सारे एफर्ट्स उसी पे हमें लगाने हैं। हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बहुत सारी चीज़ें आजकल के माहौल में डिस्ट्रैक्शन के लिए है, तुम लोगों के लिए। हम लोगों के टाइम में तो कम हुआ करती थी ऐसी चीज़ें, टीवी ही बहुत कम होता था, हफ्ते में 1 या 2 बार मूवीज़ आती थी। लेकिन अब आज बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, तो इंटरनेट और स्मार्टफोन ने ज़रूर डिस्ट्रैक्शन दिया है, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें उसको पॉजिटिवली यूज़ करना है, उसको कन्वर्ट करना है कि हम अपने रिसोर्स, उन चीज़ों को, जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, इंटरनेट अगर एक क्लिक पे मिल रहा है तो वो हमारे लिए रिसोर्स कैसे बन सकता है, उसको उसमें ट्रांसफ़र करना है, रिसोर्स में। इंटरनेट को, आपके हाथ में फ़ोन है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करो, अपनी एजुकेशन को इन्हेंस करो, जो भी हमारी स्किल्स है उसको पहचानो, उसको ग्रूम करो। तो यही मोटिव होना चाहिए एक एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ का। बाकी दूसरी चीज़ें तो डिस्ट्रैक्शन है। जब आपका करियर बन जाएगा, फोकस हो जाओगे, फिर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कर सकते हो। लेकिन ये हाई टाइम है अपने करियर को ग्रूम करना, पॉलिश करना, पढ़ाई के बारे में सोचना और सिर्फ रात दिन वही सोचना। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता किसी भी मकाम पर पहुँचने के लिए। थैंक यू सर। तो देख रहे हैं आप एमडी फ्रॉम दैट कंपनी, ये कैसे सफ़र पूरा हुआ, जो हमारा बेसिकली क्या होता है कि आपको उससे अंदाज़ा लगता है कि उसकी लाइफस्टाइल कैसे चली। तो जाहिर सी बात है, मेजर प्रोग्राम के लिए मैम है और साथ में अबू सामा इंजीनियर साहब, ये भी मेरी डायरेक्टर हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे, फिर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन का। उसमें जाहिर सी बात है कि पहले हम लोग आपस में हम बच्चों को बताएंगे कि अपनी जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द
आई थिंक बचपन से कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि आज आप बहुत डिफरेंट फील्ड में। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ताज़ीम एजुकेशन फील्ड से हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे वक्त तक टीचिंग जॉब भी किया है, मास्टर कोर्स एमएड किया हुआ है, एजुकेशनिस्ट भी हैं, अच्छी राइटर हैं, पोइम्स वगैरह लिखती हैं, पोइट्री वगैरह लिखती हैं अच्छे खासे। तो उस कंडीशन में हमारा प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि इन पे ही अब फोकस होना शुरू हुआ है। वैसे मैं मुर्शिद भाई शुक्रिया आपका, मैं इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। बहुत ही बेहतरीन, आपने बहुत अच्छे अल्फाज सीखे, हमें सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। दैट कंडीशन हमारा जो अगला प्रोग्राम है बस इन दोनों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसी सफर तय हुआ। 26 सालों से जानता हूँ, तो मैं भी बेसिकली 99 में किसी स्कूल को यहाँ से छोड़ के इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तो वाकई में जैसा ताज़ीम ने बोला, शी इज़ माई वाइफ एक्चुअली, बेटर हाफ। ताज़ीम गलत बोल रही है, यहाँ पे काफ़ी, अभी आपने देखा ये एक अच्छी ऑडिटर है बेसिकली। यहाँ पे स्कूल में काफ़ी एक्टिवली, जैसा भी बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करते थे, सेम तरीके से ये भी स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं उस टाइम इनको नहीं जानता था। जब घर वालों ने हमारी मतलब शादी की बात चलाई, तब पता चला कि ये वही है जो अक्सर असेंबली कराया करती थी। तो मैं बेसिकली 99 में यहाँ से 12th किया था साइंस से। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और सेम ईयर में हो गया था। उस ज़माने में मतलब 99 के टाइम पे प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं हुआ करते थे, तो जामिया में कंपटीशन काफ़ी टफ था। मतलब ले देकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जामिया, ये 3-4 ऑप्शन एक आम स्टूडेंट के लिए बचते थे जो मिडिल क्लास के लोग होते थे। तो अल्लाह का करम रहा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब 12th करते ही जामिया में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। और फिर उसके बाद 4 साल वहाँ इंजीनियरिंग करी और सिविल इंजीनियरिंग मेरा एडमिशन हुआ था। उस ज़माने में सिविल इंजीनियरिंग सड़कें वड़कें बहुत ख़राब हुआ करती थी, तो इतना स्कोप भी नहीं था सिविल इंजीनियरिंग का। लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने सुना और कैंपस प्लेसमेंट हुआ, वो भी 2 कंपनियों में। उस ज़माने में एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी सहारा इंडिया परिवार, बहुत, अब बच्चे शायद नहीं जानते होंगे उसको। दैट वाज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट हाउस इन इंडिया। रिलायंस, अदानी, अंबानी कुछ नहीं थे उनके आगे। तो उसमें प्लेसमेंट हुआ और एक कंपनी उस ज़माने में उसका फोकस था कि इंडिया में हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा बूस्टअप आएगा, तो वो इटली की कंपनी भी आई थी यहाँ इंटरव्यू के लिए। तो उसमें मैं अकेला सिलेक्शन हुआ, तो मैंने सहारा इंडिया को छोड़कर उस छोटी सी कंपनी को यहाँ ज्वाइन किया। तो घर वालों ने भी बहुत गालियाँ निकाली कि यार सहारा इंडिया छोड़ के इस कंपनी के तो किसी ने नाम भी नहीं सुना। लेकिन हाँ, जैसे सर ने इस प्रोग्राम का नाम उड़ान दिया है, तो मैंने भी उस कंपनी को ज्वाइन करते ही मेरे लिए भी मेरे कैरियर के लिए एक उड़ान, मुझमें पंख लग गए। बीइंग अ सिविल इंजीनियर कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्मनी जाऊंगा, इटली जाऊंगा, यूरोपियन कंट्रीज में घूमूंगा या अमेरिका जाऊंगा। उन दिनों में उन्होंने मुझे दुनिया घुमाई, मेरे लिए पंख जोड़ दिया, खूब ट्रेनिंग दी जितना दे सकते थे। तो मैंने तकरीबन उसी कंपनी को 12 साल अकेले इंडिया में टाइम दिया उनको, साथ साथ में बाकी और कंट्री भी घूमी। उसके बाद फिर हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब और मौका है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा वहाँ तरक्की नहीं हो सकती हमारी, अब हम कुछ और करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं। तो हमने फिर एक ये AMT इंजीनियरिंग, अबू शहमाज टी ताज़ीम एजाज, हमने ये शुरू किया। बच्चों से इंटरेक्ट करना है, तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि मेरी क्या इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी हो सकती है जो किसी को इंस्पायर करे। फिर मैंने सोचा और कलेक्शन करा, निकाला, ढूंढा, तो मुझे कुछ मिली चीज़ें। फिर उनको देख के मुझे लगा सच में इतना कुछ किया हुआ है क्या, यकीन नहीं था खुद पे। लेकिन अब बनाया, PPT बनाई, जब उस दौरान जो ख्याल आए तो वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि सबको मालूम ही हो गया है, मेरा नाम ताज़ीम एजाज है
एजाज मेरे फादर का नाम है, तो ताज़ीम एजाज। मैंने अभी तक फादर का ही नाम ओन किया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ माई आइडेंटिटी, हस्बैंड इज़ माई सपोर्ट एंड फादर इज़ माई आइडेंटिटी, तो ताज़ीम एजाज इज़ माई नेम। और यहाँ से ही एक सोच ऐसी डेवलप होती है कि हर लड़की की अपनी एक सोच और आइडेंटिटी होती है जिसके लिए उसको फोकस रहना है, उसको उसी डायरेक्शन में काम करना है। हम दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरे फादर की यहाँ जॉब थी, फादर अकाउंटेंट थे बेसिकली, प्राइवेट जॉब में थे। और हमारी जो प्राइमरी स्कूलिंग थी मेरी गवर्नमेंट स्कूल से थी, और उसके बाद फिर 10th तक एक ओखला मोड़, यहाँ सूर्य होटल के पास एक स्कूल है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, अगर कोई जानता होगा। तो 10th मैंने उस स्कूल से पास आउट किया है। तो जब कस्तूरबा में मैं थी तो वहाँ पे भी टीचर्स ने मुझे, मतलब लगता है टीचर्स को देखते हैं बच्चों को कि क्या किस में टैलेंट है, और जो अच्छे टीचर्स हैं, और ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि मुझे ज़िंदगी में अभी तक बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने कभी ऐसे रोका नहीं, कोई हर्डल नहीं आया मेरी लाइफ में। तो वहाँ से 10th किया। उसके बाद 10th में साइंस में बहुत अच्छी थी, साइंस में टॉपर रहती थ्रू आउट द 10th, और साइंस और मैथ्स मेरी बहुत अच्छी थी। तो 11th साइंस से ही करना चाहती थी। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा साइंस में बहुत अच्छा होता है, उसका इंटरेस्ट उसी में होता है, तो साइंस साइड ही लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू आया कि मेरे फादर क्योंकि अकेले सोर्स ऑफ अर्नर थे, तो वो कोई प्राइवेट स्कूल तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जहाँ मेरा एडमिशन कराया वहाँ पे हमारे स्कूल में साइंस नहीं थी, जहाँ से मैंने 10th किया। तो श्रीनिवासपुरी में वो स्कूल था, मैं वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया 11th साइंस में, ठीक है। लेकिन मैं आपको चैलेंजेस बता रही हूँ कि गर्ल्स की लाइफ में क्या चैलेंज आता है। एडमिशन हो गया, फीस सबमिट हो गई, सब कुछ हो गया। जब मेरे फादर का डिस्कशन हुआ कि यूनिफॉर्म वगैरह क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म स्कर्ट और शर्ट ऐसी थी जो गर्ल्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती हमारी फैमिलीज़ में। उस टाइम पे तो नहीं थी, अब तो थोड़ा सा फिर भी एक्सेप्टेबल है, पेरेंट्स करते हैं सपोर्ट। उस यूनिफॉर्म की ही वजह से मेरे फादर ने प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करी, रिटन में लिख के दिया, एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोले नहीं, अगर यहाँ पढ़ना है तो यही यूनिफॉर्म आपको पहन के आनी होगी, हम कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दे सकते। तो उस टाइम फिर लगा उनको कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, फैमिली वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर हम वहाँ एडमिशन मेरा कैंसिल कराया गया। और फिर जामिया में मैंने एंट्रेंस दिया, और जामिया में 11th आर्ट्स में एडमिशन हुआ मेरा, साइंस में नहीं हो पाया क्योंकि हम गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चे थे और इंग्लिश थोड़ी सी कच्ची थी उस टाइम पर, तो वो साइंस का नहीं एंट्रेंस क्रैक किया, आर्ट्स में एडमिशन हुआ। चलो, डेस्टिनी जो देती गई वो लेते गए हम। मुझे बहुत अच्छा लगा, जामिया से नाम जुड़ गया, जामिया आने का मौका मिल गया, वही मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम था। मेरी फैमिली में बहुत खुशियाँ थी कि चलो बच्ची का जामिया में एडमिशन हो गया है, सब चारों तरफ यही था। तो जामिया जब मैं आई थी तो यहाँ मैं शुरू से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करती थी, स्टेज पे एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत किया है मैंने। तो जब जामिया आए तो यहाँ देखा, यहाँ तो बहुत असेंबलीज़ वगैरह का कल्चर है, मॉर्निंग असेंबलीज स्टूडेंट्स ही कराते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो मेरी वहाँ पे हिंदी बहुत अच्छी थी, अपने स्कूल में हिंदी की कविताएं वगैरह बहुत पढ़ती थी। तो जब मेरा 2nd डे 3rd डे जामिया में था तो एक असेंबली थी, प्रिंसिपल ने अनाउंस किया, सर ने, उस टाइम मलिक साहब सर होते थे, प्रिंसिपल सर होते थे। तो उन्होंने बोला कि वाइस प्रिंसिपल किरमानी सर होते थे, अगर कोई जानता हो तो उन्होंने अनाउंस किया कि कोई भी बच्चा अगर कुछ सुनाना चाहता हो, बच्चा या बच्ची, तो स्टेज पे आ जाए। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, तुरंत हैंड रेस करके। और मुझे आज भी वो कविता याद है, गंगा में डुबकी लेने से स्वर्ग नहीं मिल पाएगा। तो ये कविता मैंने सुनाई थी और फिर पूरे स्कूल में फेमस हो गया था गंगा नाम। तो सब मुझे गंगा ही बुलाते थे क्योंकि वो पहला इंट्रैक्शन था, किसी को नाम नहीं पता था। तो ये एक्सपीरियंस बड़ा लर्निंग था, फिर सब जान गए थे। फिर स्कूल में रहते हुए काफ़ी सारी चीज़ें करी, NSS कैंप किया और भी बहुत जो भी कुछ होता था हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। तो 12th के जब एग्ज़ाम होते हैं, आप लोगों को ज़्यादातर बच्चियों को पता होगा कि उनकी फैमिलीज़ में टीचिंग की जॉब को बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो मेरे भी फैमिली में ऐसे ही था, मेरे फादर को लगता था कि नहीं, टीचिंग ही करनी है, अगर आगे पढ़ाई करनी है तो टीचिंग ही करनी है। तो उन्होंने मेरा इसमें ETE का फॉर्म
जामिया में भरवा दिया। अब मैं टीचिंग नहीं करना चाहती थी, मुझे जर्नलिज्म करना था। उस टाइम अलग अलग शौक होते हैं, कभी कोई, तो वो थोड़े से फेस के लिए जर्नलिज्म का भी आ गया था शौक। तो नहीं, काफ़ी खैर अपने फादर की बात ही मानी, तो फॉर्म भरा, एडमिशन। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सिर्फ मैं ही एक ऐसी बच्ची थी जिसका ईटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एडमिशन हो गया था, क्योंकि ईटी में एडमिशन बहुत मुश्किल से होता था। उस टाइम 50 सीटें थी और बच्चे बहुत साल से ट्राई करते थे, 1-2 बार तैयारियां करते थे, फिर होता था, कोचिंग करते थे। तो मैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आई वॉज द ओनली गर्ल जिसका ईटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में एडमिशन हो गया था। मेरे पूरे साइंस साइड, कॉमर्स, आर्ट्स के बच्चों ने सबने दिया था, लेकिन सिर्फ मेरा हुआ। तो इस बात और फेमस हो गई नाम कि कौन बच्ची है, दूर दूर से लोग मिलने आने लगे। तो कॉलेज से, मेन कैंपस से बड़ी बड़ी लड़कियां जो मास्टर्स कर चुकी थी गर्ल्स, वो आती थी, पूछती थी कि अच्छा तुम ही ताज़ीम हो, तुम्हारा ही एडमिशन हुआ ईटी में। तो हाँ, फिर वो पूछती थी कैसे आपने तैयारी करी, कैसे प्रिपरेशन करी। तो वो एक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर मैंने ईटी किया। तो जब ईटी में एडमिशन हुआ तो उस दौरान मुझे टीचिंग की अहमियत का पता लगा, और मुझे लगा कि फादर जो है वो कभी भी बच्चों के लिए गलत फैसले नहीं लेते, और मुझे प्यार हो गया उस प्रोफेशन से। जब मैंने ईटी करके मैं निकली, मैंने बहुत अच्छे ग्रेड से किया वहाँ, हर कल्चरल एक्टिविटीज़ में, इवन टीचिंग प्रैक्टिस में मैंने टॉप किया था। तो जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी उसमें हर तरह से पार्टिसिपेट किया। तो जो टीटीआई का डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने पॉलिश कर दिया। कुछ तो स्कूल से पॉलिश हुआ करियर, और टीटीआई में जो इतना कुछ करने को मिला तो उसने पॉलिश कर दिया बिल्कुल अच्छी तरह से, और एक कहते हैं ना मांझ दिया कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मैं टीचिंग पास आउट होते ही फिर मेरी वैकेंसीज आई थी, मेरी जॉब लग गई एमसीडी। तो जब एमसीडी में जॉब लगी, फिर पढ़ाई भी आगे करनी थी, ग्रेजुएशन करना था। फिर अगेन वही बात कि ग्रेजुएशन जॉब के साथ कैसे कर सकते हैं। तो फादर ने बोला करस्पॉन्डेंस कर लो बेटा। मैंने कहा नहीं, रेगुलर ही करना है मुझे। और फिर यही हुआ कि फीस, क्योंकि मैंने बताया कि ही वॉज द ओनली अर्निंग पर्सन, तो फीस का एक इशू आया। मैंने कहा नहीं, अब मैं मैनेज कर लूँगी, बस आप फर्स्ट ईयर की फीस कर दो अरेंज। तो वो फर्स्ट ईयर की फीस अरेंज हुई। उसके बाद मैंने कभी आज तक या शादी से पहले तक भी कभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं हुए कि हमें पॉकेट मनी चाहिए। सिर्फ वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बाद, वहाँ से पास आउट करने के बाद फिर ट्यूशन्स करी, जॉब लग गई थी, फिर तो सपोर्ट फैमिली को भी, अपना भी। फिर उसके बाद 17 ईयर्स तक मैंने टीचिंग करी है, और टीचिंग के साथ साथ ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया और बीएड भी किया। ये सब मेरा स्कूल के साथ साथ रहा एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैंने एमएड किया, और उसके बाद फिर हम लोग साथ में, हमारी जब शादी हुई तो सर जॉब में थे। फिर एक टाइम ऐसा आया इनकी जॉब में, इनको लगा कि दूर कंपनी कहाँ शिफ्ट हो रही थी, हाँ इनकी कंपनी गुड़गांव शिफ्ट हो रही थी। तो डिस्टेंस यहाँ से, हम लोग यहीं रहते हैं जामिया नगर में, तो यहाँ से गुड़गांव का डिस्टेंस ही 2 घंटे का है। तो हमने कैलकुलेट किया कि 2 घंटे हमारे जो एक्सपीरियंस, जो हमारा वर्किंग 2 आवर्स हैं जिसमें हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारा ट्रैवलिंग में चला जाए। तो ये सोच के फिर बहुत सारा कैलकुलेशंस था, क्या करें, इतना ट्रैवल नहीं करना। तो सर ने बोला कि मैं ऐसा करते हैं कि अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, अपना जितनी मेहनत हम वहाँ कर रहे हैं उतने में फिर हम अपना कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से फिर ANT की टीम पड़ी, हमने ANT कंपनी रजिस्टर कराई, और फिर उसके बाद तो मैं तब भी जॉब में थी, सर ही हैंडल करते थे, और जॉब कंटिन्यू कराए। लेकिन उसके बाद जब उनको ज़रूरत लगी कि नहीं अब एक्सपेंशन करना है हमें, अब एम्प्लॉयज़ बढ़ रहे हैं हमारे, अब हमें आगे कंपनी की ग्रोथ देखनी है, तो फिर मुझे इनके साथ अपनी जॉब कॉम्प्रोमाइज़ करके मुझे बिजनेस में आना पड़ा। और फिर अब मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ। फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स से मैं बिजनेस में ही हूँ। और वो जो टीचर से लेके, एक एजुकेटर से लेके बिजनेस वुमेन तक का जो सफ़र है, वो बहुत उतार चढ़ाव से बड़ा था, लेकिन कभी किसी मौके पे ऐसा लगा नहीं मुझे कि मैं कोई काम नहीं। एक्सपीरियंसेस थे, वो जो एक्सपीरियंसेस थे वो ही एक लर्निंग लेसन बने, जिसने मुझे यहाँ बनाया और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। वो एक्सपीरियंसेस ही थे जो हमेशा हम सीखते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। तो ये मेरे अर्ली डेज के कुछ फोटोज़ और प्रोग्राम्स हैं
ये जब मैं 7th ग्रेड में थी, मैंने बताया टीचर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स की स्किल को पूरे 40 और 50 बच्चों की क्लास में से आइडेंटिफाई करके उसको निकाल कर उसको ग्रूम करता है, पॉलिश करता है। तो मुझे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे टीचर्स मिले। मुझे नहीं पता था कि मैं अच्छी पोइट्री कर सकती हूँ या मैं अच्छी गज़लें पढ़ सकती हूँ, लेकिन मेरे टीचर को ही पता लगा। फर्स्ट टाइम उन्होंने ही मुझे बुलाया क्लास में से कि बेटा ये नज़्म है और ये ऐसा इंटर स्कूल कंपटीशन है, आपको पार्टिसिपेट करना है इसमें। उन्होंने ही मुझे सिखाया और आज भी मुझे वो नज़्म याद है। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियाँ होगा, चखाएंगे मज़ा बर्बाद ये गुलशन कबूची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बाग उगा होगा। ये नज़्म मैंने पढ़ी थी ग्रेड 7 में। फिर इसमें इंटर स्कूल प्रोग्राम था, इसमें 2nd प्राइज़ मिला था। और ये मेरे जामिया डेज के कुछ मेमोरीज हैं। जब ये 11th में आप जैसे मैंने बताया कि साइंस से मेरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा रिलेशन था, इंट्रैक्शन था। तो ये 11th साइंस में एक एग्जीबिशन थी जो सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन उसमें क्योंकि मेरा साइंस की तरफ शुरू से ही बहुत ज़्यादा झुकाव रहा, तो मैंने सर से बोला कि नहीं सर मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। तो सर ने कहा ठीक है तुम्हें मौका दिया जाएगा, तुम करो। तो उसमें मुझे प्राइज़ मिला था, ये साइंस एग्जीबिशन थी। और ये भी स्कूल का स्पोर्ट्स डे था। मेरे पास ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी का कुछ प्रैक्टिकल था। ये प्रिंसिपल सर थे हमारे, मलिक सर, और ऊपर मेरी होम साइंस की टीचर थी उषा मैम। अब पता नहीं अभी हैं या वो रिटायर हो चुकी हैं, रिटायर हो गई हैं। बहुत अच्छी टीचर थी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। होम साइंस थी मेरे पास, हमेशा लड़कियों के बारे में बात करती थी, बेटा ऐसे करना है। उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई। तो उषा मैम ये ईटी के दौरान के हैं, जब मैंने बताया कि ईटी में एडमिशन ले लिया था। ईटी में क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, वो पॉलिश कर देता है बच्चों की स्किल, जो इंटरनल जो अंदर के जो हुनर है, जो कैपेसिटी है, उसको बिल्कुल बाहर आने का निकालने का मौका देता है। ये एनएसएस कैंप है, हम लोगों ने 10 डेज का एनएसएस कैंप किया था, अपने कैंपस में ही लगाया था। और ये राशिदा मैम है, हमारी सोशल वर्क के एनएसएस कैंप स्कूल में भी हमने किया था। फिर ये ऊपर जो है ये नुक्कड़ नाटक का एक फोटो है। हाँ, इसका एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी। मैं जब हम लोग 18 में थे, वहाँ ग्रुप हाउसेस होते थे, आप लोगों के भी होते होंगे स्कूल में हाउसेस। तो वहाँ डिफरेंट हाउसेस होते थे। तो हर हाउसेस के इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते थे। तो हम लोगों का नुक्कड़ नाटक कॉम्पिटिशन था, जिसको मैंने ही लिखा था और उसमें डिफरेंट पोएम्स थी, मैंने ही डायरेक्ट किया था। और आई वॉज द लीडर ऑफ दिस प्ले, जो सूत्रधार होता है। और फिर इस प्ले को हमारे फर्स्ट प्राइज मिला था और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था इस प्ले को। तो इसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक था, उसका था मजदूरों से रिलेटेड, कुछ मिल्स बंद हो रही थी, तो उसके लिए ये प्ले लिखा गया था। फिर ये बीएड के दौरान की कुछ पिक्स हैं। बीएड में मैंने बहुत एक्टिवली बीएड किया था, क्योंकि ईटी कर चुकी थी। तो बीएड के लिए जितने टीचर्स थे कॉलेज के, सब मुझे जानते थे। और ऐसा लगता था कि जैसे मैं बीएड करने नहीं आई, यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूँ। इतना फेथ टीचर्स का, उनके साथ में मैंने काम भी किया। सर कुछ बुक्स रिव्यू करवाते थे मुझसे, फिर क्लास लेने के लिए भेज देते थे। फिर एनएसएस कैंप था, मैं एचआर थी अपने हाउस की। फिर एचआर बीइंग एन एचआर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाए। ये स्पोर्ट्स डे का था। फिर ये मैं अपने हाउस की एचआर थी, तो एचआर हमारे हाउस को प्राइज अवार्ड मिला था, तो वो था। फिर ये नीचे फैंसी ड्रेस का था। ये मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि मुझे ये करना नहीं था। जिसको करना था वो लास्ट मोमेंट पे चला गया, वो ड्रेस देख के कि नहीं मुझे नहीं करना, ये बड़ा फनी लगेगा। फिर मुझे बहुत ज़बरदस्ती लिया गया कि नहीं हमारा तो प्ले खराब हो जाएगा, आपको प्लीज़ आना होगा। तो फिर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था फैंसी ड्रेस में। तो फिर ये बीएड का ही है, मुझे एहरार साहब ने अवार्ड दिया था, हमने एनुअल डे की मैंने उस करा था प्रोग्राम। फिर इस बीएड में मुझे हाउस में डिफरेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे हाउस ने किया था स्किल मेनिया का प्रोग्राम, तो ये उसका है। फिर जब मैंने बताया साथ में जॉब के साथ में मैंने पढ़ाई करी है, तो ये मेरी जॉब वाला फेस है। जब मैं एमसीडी में जॉब कर रही थी, तो एमसीडी में भी क्या होता है, बच्चों को पॉलिश आपको ही करना है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड के आते हैं और वो टीचर का ही काम होता है उन बच्चों का टैलेंट को निखारना, उनको सिखाना, उनको समझाना। पेरेंट्स का कोई सपोर्ट नहीं होता। तो हमारे भी स्कूल में पेरेंट्स का तो कोई सपोर्ट नहीं था एज सच, तो हम ही बच्चों को सिखाते थे। तो ये एमसीडी में हर साल जो है एक 3 दिन का साइंस फेयर ऑर्गेनाइज होता है, जो जोनल लेवल पे होता है। उसमें तमाम जोन के बच्चे और टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं।
तो हर साल मैंने 16 इयर्स की जॉब करी है और 16 साल में कम से कम 14 मेरे पास 14 साल का एक्सपीरियंस है ट्रॉफी का, जो एमसीडी में हर साल मैंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया है और उसमें वो ट्रॉफी मेरे नाम होती थी, हमें ज़रूर मिलती थी। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, चाहे थर्ड प्राइज ही मिले, लेकिन वो मिलता ज़रूर था। और फिर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ टीचर्स के लिए भी करवाते थे। डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया, क्विज कॉम्पिटिशन और टीचर्स का पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, वो लिख के खुद से लिख के पोएम और बोलनी होती थी। तो ये उस टाइम का है कि मुझे बहुत उस टाइम के वो मिले। फिर आपको पता है कि 2019 में मैंने जॉब लीव कर दी थी क्योंकि हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना था और यहाँ से मेरा रोल चेंज हो गया। वो टीचिंग वाला जो क्लास से भरा हुआ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना होता था, बच्चों से अटैचमेंट होता था, बॉन्डिंग होता था, और उससे बिल्कुल चेंज करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री करना बहुत बड़ा चेंज था। आपको अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ता है, लेकिन जो कि क्योंकि मेरे नेचर में लर्निंग था कि कीप लर्निंग, हमेशा हर फेज में आप सीखते रहो, तो उसने बहुत सपोर्ट किया। और एमसीडी में रहते हुए मैंने जितने एक्सपीरियंसेस हासिल किए, जितने मैं फील्ड में काम किया, जितने लोगों से इंटरेक्ट किया, जहाँ पे भी मैं गई काम करने के लिए, वहाँ से कुछ सीख के आए, तो उस सब से मेरे जो स्किल्स थे वो बहुत स्ट्रांग हो गए थे। लाइक कि प्रिंसिपल होती थी और प्रिंसिपल के साथ में मैं काम करती थी, तो वो जो एडमिन रिलेटेड सारे वर्क होते थे वो नेचुरली हम सीखते गए। वो ऐसा लगता नहीं था कि हम टीचिंग करने ही जा रहे हैं, वो एडमिन रिलेटेड वर्क मैं उसी टाइम अपने आप सीखते गए। और जब मैंने यहाँ पे आई, मैं अपने ऑफिस जब मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे सर ने एडमिन रिलेटेड ही थिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्योंकि इंजीनियरिंग तो मेरा बैकग्राउंड नहीं था, जो मैं अच्छा कर सकती थी एडमिन, एचआर एडमिन हैंडल करना, तो वो मैंने हैंडल किया। तो अब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में बैठने वाले एम्प्लॉइज 60 to 70 हैं जो एचआर जिनके ऊपर हैं, 4-5 लोग एचआर की टीम में हैं, और बाहर जो प्रोजेक्ट्स में हैं वो तो बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अब एचआर एडमिन देखती थी। Told that while you were doing teaching, at the same time you were also getting your higher education. So how did you manage all that? Since it's very impressive, you became independent at such a young age. So please share some tips, ma'am. Tips are the same कि आप हार्ड वर्किंग रहो और आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई होनी चाहिए आफ्टर एक सर्टेन एज कि मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब मेरी बारी है। तो इंडिया में अडल्टहुड की एज 18 ईयर्स है और 12th करते करते ऑलमोस्ट ये एज हम कर लेते हैं, और बाहर की कंट्रीज़ में तो बच्चे बहुत पहले इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर हम लोगों का ये है कि पेरेंट्स हायर एजुकेशन भी उनकी फिनांस करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं, बट बाहर, इंडिया से बाहर ऐसा नहीं है, बच्चों को खुद ही इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। और हम लोगों ने वो सोच तभी से सोची, 12th पास आउट किया। ईटी के बाद से मैंने ट्यूशन्स लेने स्टार्ट करे। मैं खुद 9-10 तक का स्टूडेंट्स की अच्छी ट्यूशन्स लेती थी, जहाँ भी जो भी मिलता था अच्छे बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाया। फिर उसके बाद जॉब लग गई, तो जॉब के साथ फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आ गई। फिर अपने साथ साथ अपने सिबलिंग्स को, अपने बहन भाइयों को भी सपोर्ट किया, उनकी भी एजुकेशन, उनको इसी तरह से मोटिवेट किया, अपने ऊपर डिपेंडेंट या फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं बनाया। जैसे उन्होंने देखा कि मेरी बहन बड़ी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पॉलीमर बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक मटेरियल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, उसको हम रिसाइकल करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये सामने टेबल पे बोतल पड़ी हुई है, ये पीईटी बोतल्स है बेसिकली। हमने बीच में सुना था कि ये इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। हम इनको रिसाइकल करके कुछ सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाते हैं।
हमने इसको अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया है। नेट दिख रहा है ना सर, ये हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बाउल्डर्स वगैरह गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट होता रहता है, तो हम लोग इसको रॉक फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम की तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम कोशिश हमारी ये कि ग्रीनरी कितनी ग्रो कर सकते हैं। बॉटल के वेस्टेज से बनता है, फाइबर से। इसका हम पहले फाइबर बनाते हैं, उसके बाद फिर ये शीट बनती है। ये हमने समुंदर से ही सैंड निकाल के इस ट्यूब के अंदर फिल किया हुआ, ये ट्यूब हम बनाते हैं, कंपनीज को सप्लाई करते हैं, और ये फिर अपने आप ये वहाँ लैंड रिक्लेमेशन के काम में आता है। प्रोडक्ट आज से हम 4 साल 5 साल पहले लोगों के साथ में एसोसिएशन करके हम सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियरिंग पे काम कर रहे थे, क्योंकि जैसे किसी बच्चे ने पूछा था अभी कि सर पैसे कहाँ से आएगा, तो पहले आप कोशिश करो कम से कम पैसे में क्या कर सकते हो। तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग करके हमने जो है कोशिश करी कि पहले कुछ पैसे बनाने के लिए कोलैबोरेशन किया लोगों के साथ में। उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाए, अगर जिसके पास पैसा नहीं है, अगर हाँ जिसके पास पैसा है, अगर उसका दिमाग इतना तेज़ चल रहा है तो भाई पहले दिन से ही फादर का पैसा लगा ले। लेकिन मैं ये मानता हूँ गलत,
पहले आप इंडस्ट्री में, जिस लाइन में काम करना चाहते हो, आप कुछ एक्सपीरियंस लो उसमें और अपने आप को एक लेवल तक उसमें झोंक दो। कहते हैं ना कि पूरा घुस जाओ उसमें, ओन करो, उस नौकरी को ओन करो कि ये मेरा खुद का बिजनेस है। ऐसा नहीं सोचो कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, 9:30 बजे जा रहा हूँ, 5 बजे झोला उठा के घर वापस आ गया। तो ये कभी भी हम बच्चों को ये एटीट्यूड से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी बदनसीबी बोल लो या बदकिस्मती बोल लो, हमारे यहाँ पे ख़ास करके इंडियन मेंटालिटी जो हमारी एक है, मैं कहूँगा सर भी शायद इससे वो नहीं गुरेज नहीं करेंगे कहते हुए कि भाई हाँ हमारी सोच गलत होती है। हम पहले दिन ही सोचते हैं कि बहुत बड़े बन जाएं, उसकी टांग खींच लें। किसी एक ने एक काम करना चालू कर दिया, सब लोग लग जाएंगे उसी के पीछे, वही काम। आज तुम बटला हाउस में, जाकिर नगर में इधर देखोगे बैटरी रिक्शे भरे पड़े हुए हैं। कोई खाली घुमा रहा है, कोई एक आदमी लेके घुमा रहा है, कोई ये करके घुमा रहा है। मैंने ये एग्जाम्पल हिसार के एक डीसी थे, वहाँ पे जो जैसे डीएम होते हैं ना, ऐसे डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके साथ एक बार मीटिंग करी, बैठा था मैं, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था इस ऑटो रिक्शे वालों को लेकर। वहाँ पे ना वो डीजल वाले बड़े वाले चलते थे ऑटो रिक्शा, जिसमें 10 सवारी 20 सवारी बैठ जाती थी, 12 सवारी बैठ जाती थी। वो क्या होता, बिल्कुल सिटी में चौक हो जाता था। तो उस डीसी ने क्या किया कि सारे यूनियन को बुलाया, ऑटो यूनियन को। उसने कहा भाई ये क्यों चौक होता है? बोला साहब, कह रहा किसी ऑटो में 1 सवारी बैठी है, किसी में 2 बैठी है, किसी में 4 बैठी है, तुम लोग खुद का नुकसान कर रहे हो। एक काम क्यों नहीं करते हो, अल्टरनेट डेज पे लगाओ। तो यूनियन वालों ने जब बात करने गए, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं जी। तो बोला नहीं, आधे रिक्शे 3 दिन चलेंगे, आधे रिक्शे 3 दिन चलेंगे। जो 3 दिन नहीं चलने वाले हैं वो कुछ और मजदूरी करें। उन्हें बाई फोर्स, मतलब उसने जो है इन्फोर्स किया ये सिस्टम। उसके बाद सारे ऑटो वाले कह रहे हैं खुश हो गए कि भाई जो कहीं और 3 दिन जाके काम करता था, या उसने अपना ऑटो बेच के जब उसको लगा कि यार मुझे तो कुछ और अल्टरनेट मिल सकता है, तो वो 3 दिन में 10 दिन, महीना भर, 20 दिन, 25 दिन करा। वो मालूम हुआ उसको लगता था महीने में 20,000 रुपये कमा पा रहा था वो। उसको कहीं नौकरी लग गई आराम की, 20,000 रुपये वहाँ मिल रहा है, ऑटो को धूप में भी नहीं खड़ा होना है। तो हमेशा हमें मतलब एक डिफरेंट वे से सोचना चाहिए। आज हमारे यहाँ कोई ऐसा कौम का आदमी नहीं जाके वहाँ बोल सकता है उनसे कि यार तुम लोग क्यों। देखते होगे मोस्टली 70-80% बैटरी रिक्शे वाले खाली खाली घूम रहे हैं इधर उधर, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक बैटरी रिक्शा निकल गया तो सब के सब वही निकाल के बैठ गए, क्योंकि ईजी लग रहा है उनको, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं। तो हमेशा हमें मतलब एक विजन के साथ में, जैसे सर ने बोला ना, एक हमारा एम होना चाहिए, विजन होना चाहिए हमारा कि हमें करना क्या है। अब जैसे यहाँ बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि यार सब कुछ बेसिकली पैसे पे ही आके रुक जाता है, ठीक है। हमारे एरिया में बहुत सी कोचिंग चलती है। क्या तुम्हें लगता है कि कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा, मैंने अपने बच्चे को ना आकाश भेजा ना एलन भेजा, कहीं नहीं भेजा, जबरदस्ती बैठ बेटा घर में पढ़। 0.1% का सक्सेस रेशियो है आकाश का, 0.1%। 99.9% लोग जो है बेकार हो रहे हैं, ठीक है। वो ना मेडिकल में निकाल पाते, ना IIT में निकाल पाते, कहीं किसी उनके बाप फादर के पास इतना पैसा होता है तो भैया वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। तो सबको इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं बनना है यार। मेरा चाइना जाना होता है अक्सर, मैं बार बार मैडम से डिस्कस करता हूँ, यार चाइना एक अलग दुनिया है। हमारे यहाँ हम किसी बच्चे से पूछेंगे आपकी मम्मी क्या करती हैं, क्या बोलेंगे बच्चे? हाउसवाइफ, ठीक है। वहाँ फार्मर बोलते हैं, मेरी माँ खेती करती है। यहाँ उल्टा है, फादर फार्मर है, माँ हाउसवाइफ है। सच बता रहा हूँ मैं इनको बोला उस दिन, मैंने कहा यार वहाँ मतलब जिससे किसी से पूछता हूँ क्यों, क्योंकि वहाँ पे मेरे हिसाब से 70-80% लोग वर्क करते हैं, खाली नहीं बैठते। और ये जो टिकटॉक और ये जो हमारे यहाँ पे लोग इंस्टा पे और इधर उधर, मैं जाता हूँ 20-20 दिन रह के आया वहाँ पे, लेकिन ना के बराबर, ना के बराबर। मतलब 100 में से 1 या 2 लोग मिले होंगे जो कि
कहीं ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं तो वीडियो देख ली होगी। हमारे यहाँ पे खाली टाइम में लोग उसी में स्क्रॉल करते रहते हैं। क्या फायदा यार, खुद की वीडियो बनाओ ना, खुद की वीडियो बनाओ, दूसरों पे देख के क्या फायदा बताओ। या कुछ अच्छा देखो, ऐसा देखो जिससे सीखने को मिले। लोग कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वही स्क्रॉलिंग चल रही है। तो आजकल के बच्चों को मतलब ये मैं कहूँगा भी ये अपने अंदर में इनबिल्ट करो चीज़ों को, कि हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें। कोई कहे कि हाँ यार ये जामिया के, और कितने ऐसे बच्चे थे जो पास आउट हुए लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो मेरे ख्याल से 2 या 3% बच्चे उस टाइम पर इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो आज आप ये बताओ ईमानदारी से, इतनी देर सुनने के बाद में, आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद में, आप में से कौन कौन यहाँ इस तरह से आकर प्रेजेंटेशन देंगे और फ्रंट रो में बैठे होंगे? गुड, एक बार अपने लिए तालियां बजाओगे। तो मैं तो नहीं रहूंगा, रिटायर हो जाऊंगा जब तक, लेकिन मेरे यंग साथी हैं अताउर रहमान साहब, ये इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे और ये देखेंगे कि आप में से कौन से स्टूडेंट, क्योंकि सिर्फ हम नौकरी की बात नहीं करते कि IAS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नौकरी लेने वाले से नौकरी देने वाले बनो। आज इनकी कंपनी में हजारों लोग काम कर रहे हैं, कितने सारे लोगों को रोजगार दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो, सोच को बदलो। चाइना का एग्जांपल दिया, चाइना वोकेशनल एजुकेशन में उसने हमेशा स्ट्रेस दिया, माइंड रीड करता है। एक पोस्ट में देख रहा था, चाइना टी शर्ट बना रहा है और टी शर्ट पे उसने क्या किया है, बाइकआउट चाइना लिखा हुआ, और वो टी शर्ट उन कंट्रीज को बेच रहा है जो चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं और वो खरीद रहे हैं। ये पता नहीं होता है कि वो चीन बनाकर बेच रहा है। ये माइंड सेट है। तो आप आज जरूरत है आप अपने माइंड को, आज तो पैसे की, आप देखो कितने सारे स्टार्टअप हैं, कितनी सारी जो हम बात करते हैं, स्विगी है, जोमेटो है, ये सब में पैसे का इन्वॉल्वमेंट कोई है। ये तो एंटरप्रेन्योरशिप एक हमारे कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो ज़रूरत है माइंड को अप्लाई करने की और एक लगन की। तो आपको ज़रूर आज के लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा। और अताउर रहमान साहब इस प्रोग्राम को जब कंटिन्यू करेंगे तो इन बच्चों की जो आपने आज इन्होंने हाथ उठाए हैं, ये भी आपको लिख कर देंगे कि कितने साल के बाद में कि यहाँ पर आने के लिए तैयार होंगे। थैंक यू सो मच।